दो बातें आपने वाराणसी संसदीय क्षेत्र के बारे में कहा। 1957 में पंडित नेहरू की जीत का जो मार्जिन था वो सिर्फ 30,000 वोट का था। वो देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त के उस दौर के सबसे बड़े नेता थे। जीत का अंतर सिर्फ 30,000 वोटों का। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि उनकी लोकप्रियता कम थी। आंकड़ा है, हार जीत का आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। पहली बात तथ्यात्मक बात है। आपने कहा तो मुझे सुन लीजिए, आप मुझे सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, पहली बात ये तथ्यात्मक बात है। दूसरी तथ्यात्मक बात यह भी है कि जो टैली हम दिखा रहे हैं उसमें जैसा इनके सर ने कहा कि वोट प्रतिशत 0.7 के आसपास ही सिर्फ कम हुआ है। यानी जो लोकप्रियता वोटों के लिहाज से 2019 में थी, लगभग कमोवेश वैसी स्थिति है। सीटें कम हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 60 लाख 65 लाख वोट और बढ़े हैं नई मतदाता सूची के हिसाब से बीजेपी के। शुभ्रांश, आप देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह कि क्या पंडित नेहरू ने उस समय कहा था कि मैं 10 लाख वोट से चुनाव जीत रहा हूं, या पंडित नेहरू की मीडिया ने उस समय प्रचार किया था कि हम 5,000 सीट लेकर आ रहे हैं गुप्ता टेंट हाउस से? उन्होंने नहीं कहा था। चुनाव में जीत का मतलब जीत होता है, हार का मतलब हार होता है। यही मैं कह रहा हूं, चाहे वो 100 वोट से। नहीं, आपने ये नहीं कह रहे हैं। मैं वाराणसी के संदर्भ में यही कह रहा हूं। जो फूलपुर के संदर्भ में आप कह रहे हैं वही वाराणसी के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। अनुराग सुनिए तो सही, प्रभु ने बोलिए, आपको थोड़ा ध्यान से तसल्ली बख्श सुनिए। सवाल आप ये नहीं कह रहे। अगर आप ये कहते तो इस बात की विवेचना नहीं करते कि 0.7 वोट कम हुआ है। ये आप नहीं बता रहे हैं कि कितने करोड़ वोटर इस बार बढ़ गए हैं। इसका तो जिक्र ना आपने किया ना एनके सिंह जी ने किया। एनके सिंह जी पत्रकारिता की दुनिया के विश्व पितामह कहे जाते हैं। ये तो बताइए देश को कि कितने करोड़ वोटर इस बार बढ़े हैं। क्या 2019 में हमने 62.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया था? अनुराग, हम बता देते हैं उसे। बता दीजिए एनके सर, वो बता दीजिए। बोलिए सर, आप ही बोल लीजिए पहले। एनके सर बता दीजिए। हम उसको भी बता देते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा, ये हमारा सब्जेक्ट है। बिल्कुल राय साहब, हमारा ये सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा आप तसल्ली से सुन लीजिए। मैंने पैन इंडिया कैरेक्टर बताया है, मैंने वाराणसी या यूपी नहीं बताया है। आप जब उस पर चर्चा करेंगे तो वो भी बताएंगे। पैन इंडिया कैरेक्टर में 0.7% वोट अगर पिछले, और ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा, संख्या नहीं। अब हम संख्या बता देते हैं। संख्या में अगर आप देखेंगे तो पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को करीब 60 लाख वोट ज्यादा मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 1 करोड़ 80 लाख ज्यादा मिले हैं। बिल्कुल सही है, आप गौर करिएगा। कांग्रेस को 1 करोड़ 80 लाख ज्यादा मिले हैं और टोटल जो नंबर वोटर्स का है वो 6 करोड़ बढ़ा है। तो बिल्कुल बीजेपी को कम मिला है। 6 करोड़ में सिर्फ 60 लाख मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 1 करोड़ 80 लाख मिले हैं जी। हम इसके आगे भी बताएं आपको। ये एफपीटीपी सिस्टम है। इसमें जब आप पॉपुलैरिटी को एनालाइज करते हैं तो आप करते हैं परसेंटेज ऑफ वोट के से, आप सीट से नहीं करते। लेकिन जब आप सरकार बनाने की बात करते हैं तो सीट से बिल्कुल सही कर रहे हैं। हम तो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं कि अपोजिशन यूनिटी का एक प्रयास हुआ और वो काफी अच्छा प्रयास था, जिससे आज मोदी जी को डरना इस बात से चाहिए कि इंडिया और एनडीए के बीच में जो गैप है वो सिर्फ 2% का रह गया है। वो हो सकता है अगले चुनाव में उल्टा हो जाए। जी बिल्कुल। लेकिन एनालिसिस कर रहा गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप सुन रहे हैं धैर्य से पिछले 10 मिनट से। क्या उत्तर प्रदेश का बीजेपी का खराब प्रदर्शन ही इस बहस का आधार बन रहा है कि देखिए साहब मोदी फैक्टर बेअसर रहा? देखिए, मोदी फैक्टर बेअसर नहीं है। जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें कई फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है। अपोजिशन, एनके सिंह साहब ने बताया, अपोजिशन यूनिटी एक फैक्टर है। ये जो तीसरा इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं कुछ एंटी इनकम्बेंसी का भी इम्पैक्ट होता है। फिर जो नैरेटिव्स, फॉल्स नैरेटिव जिनको हम कह रहे हैं, जो अपोजिशन ने मिलके कंबाइंड स्ट्रेटजी के तहत, जिसके अंदर जो ग्लोबल लेवल पे भी कई जो एंटी इंडिया जो कंड्यूसिव नहीं थे मोदी जी की कार्यकाल को, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को, इंडिया के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को देखने के, उन लोगों के सपोर्ट भी उसमें था। वो ग्लोबल लेवल पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। तो ये जो फॉल्स नैरेटिव है, जिनका कोई नैरेटिव का कोई सेंस नहीं है, जिन नैरेटिव्स को का डर का माहौल क्रिएट करना, तो उन नैरेटिव्स को भी वो ज़्यादा, उनका भी इम्पैक्ट है। तो 10 साल का मोदी जी का सफल कार्यकाल, अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ना, विश्व में भारत की, नहीं सुन लीजिए, अब मैं तो 10 बोले। तो विश्व लेवल पे भारत
की साख का आगे बढ़ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जन कल्याणकारी योजनाओं का ग्राउंड लेवल पे पहुंचना, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है और इन चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक और है। उत्तर प्रदेश में जरूर एक तरीके का सेटबैक है ही, उसका कारण तो एनालिसिस पार्टी आत्ममंथन करेगी। ठीक। ये तो हम कह नहीं रहे कि हमने बहुत अच्छी उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस कर दी और हम संजीव सर थोड़ा आपसे समझने की कोशिश करूंगा और दक्षिण भारत से शुरू करता हूं सर। केरल में भारतीय जनता पार्टी का पहली बार खाता खुला है। आंध्र प्रदेश में राज्य में सरकार बना ली है, 3 सांसद मिल गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का है। वोट प्रतिशत भी काफी बढ़ गया, लगभग 4% से कम था, अब 11% से आगे चला गया है। तेलंगाना में सीटें डबल हो चुकी हैं, वोट प्रतिशत भी लगभग वैसा ही है। क्या आपको लगता है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन का आधार मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा है या ऐसा नहीं है? नहीं, मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा है। अनुराग, आप काफी सुलझे हुए एंकर हैं, लेकिन आज आपकी बात से मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि आप थोड़े से बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छी तरह से पचा नहीं पा रहे। आपको ये मानना चाहिए और सबको ये मानना चाहिए कि बीजेपी चुनाव जीती नहीं है, वो सबसे बड़े दल की तरह उभरी है और अच्छी संख्या से उभरी है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस 2014 और 19 के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर रही है। और अगर वो इसी दिशा में बढ़ते रहे तो आगे जाके निपट भी सकते हैं, इलेक्शन हार भी सकते हैं। तो जैसे जीत का हमेशा श्रेय मोदी जी को दिया जाता था, तो अगर कमज़ोर परफॉर्मेंस है, टिकट गलत बटे, और अभी अग्रवाल साहब कह रहे थे एंटी इंडिया नैरेटिव जो इंडिया अलायंस ने किया, तो ये मंगल सूत्र और मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे और मुजरा और ये सब कौन सा बड़ा प्रो इंडिया नैरेटिव था, उसका भी खामियाजा उठाना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, भारत में हाँ दक्षिण में सीटें मोदी जी की वजह से बढ़ी, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन भारत ने दर्प और अहंकार की राजनीति को काफी हद तक नकारा है, उसको रोका है। और विपक्ष अगर और संगठित होती या नहीं होती वो तो इफ एंड बट की बात है जी। लेकिन ये बात है कि भारतीय राजनीति 2014 से 2024 के बीच जिस तर्ज पर चल रही थी वो युग समाप्त हो गया है और भारतीय राजनीति बिजनेस एज यूजुअल के युग में वापस चली गई है। गठबंधन की राजनीति 240 सीट के साथ एक मिलीजुली सरकार चलाएंगे। ठीक बात है। नहीं, आप बात सुन लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। मेरी बात समाप्त होने दीजिए अगर आपने बुलाया। बोलिए सर। मिलीजुली सरकार चलाएंगे और मिलीजुली सरकार के जो भी कमी और स्ट्रेंथ्स होती हैं उसके साथ अगर वो सहज होंगे तो सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। अगर पहले जैसा रवैया अपनाएंगे 2014 से 24 का तो मिलीजुली सरकार नहीं चल पाती उस रवैये से। ठीक है।